31 जनवरी 1945 को सेंट मैरियोंग्स माइंस के एक बर्फीले प्रांगण में 12 सैनिकों ने एक फायरिंग दस्ते का गठन किया। उनके सामने खंभे से बंधे किसी व्यक्ति ने न तो हत्या की थी, न लूटपाट की थी और न ही बलात्कार किया था। मैंने एक पत्र लिखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब हार का मतलब पूरी रेजिमेंटों का विनाश था, अमेरिकी सेना को हथियारों और गोला बारूद से अधिक की आवश्यकता थी। उसे पूर्ण आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी और इसे लागू करने के लिए उन्होंने अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने में संकोच नहीं किया। नियंत्रण बनाए रखने के लिए सेना किस हद तक जाने को तैयार थी और क्यों हजारों भगोड़ों में से केवल एक को ही मृत्युदंड दिया गया। सैन्य कानून और परित्याग। युद्ध के समय अनुशासन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने दुनिया भर में 11 मिलियन से अधिक सैनिक तैनात किए थे। उत्तरी अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों से लेकर नॉर्मैंडी के समुद्र तटों तक, प्रशांत महासागर के जंगलों से लेकर बेल्जियम के बर्फीले गांवों तक, युद्ध के प्रयास के लिए न केवल साहस की आवश्यकता थी, बल्कि एक अडिग सैन्य संरचना की भी आवश्यकता थी। इस संदर्भ में परित्याग का मतलब साधारण त्याग नहीं था। यह संपूर्ण सैन्य प्रणाली के लिए प्रत्यक्ष खतरा था। हाईकमान जानता था कि भय के कारण टूटी हुई युद्ध रेखा का अर्थ संपूर्ण युद्ध की हार हो सकती है और एक हारी हुई लड़ाई पूरे डिवीजन को विनाश की ओर धकेल सकती है। इसलिए अदृश्य शत्रुओं में जिनसे जनरलों को सबसे अधिक भय था, वे जर्मन टैंक या जापानी लड़ाकू विमान नहीं थे, बल्कि आंतरिक कमजोरियां थीं। सैनिक मोर्चे से भाग रहे थे और वापस लौटने का इरादा नहीं रखते थे। 1941 और 1945 के बीच सेना ने सेना छोड़कर भाग जाने के 21,049 मामले दर्ज किए। कुछ लोग युद्ध के दौरान गायब हो गए, जबकि अन्य छुट्टी के बाद वापस नहीं लौटे। कई लोग पास के शहरों में भाग गए, नागरिकों का वेश धारण कर लिया या तब तक भटकते रहे जब तक कि उन्हें सैन्य पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर लिया। हालांकि सभी मामलों का एक ही गंभीरता से इलाज नहीं किया गया। मुख्य अंतर इरादे में था। जब किसी सैनिक की अनुपस्थिति 30 दिनों से अधिक हो जाती थी या स्पष्ट सबूत होता था कि वह वापस लौटने की योजना नहीं बना रहा था, तो भगोड़ा होने का आरोप अपरिहार्य हो जाता था। 21,000 से अधिक पंजीकृत भगोड़ों में से 2,864 पर औपचारिक रूप से सामान्य सैन्य न्यायालय के तहत मुकदमा चलाया गया। ये न्यायालय उच्च स्तरीय फौजदारी न्यायालय के सैन्य समकक्ष थे तथा इन्हें अंतिम सजा, मृत्युदंड देने का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू सैन्य न्याय संहिता के अनुसार, विशेष रूप से 1920 के युद्ध के अनुच्छेदों के अनुसार, अनुच्छेद 58 में मृत्युदंड की अनुमति दी गई थी, ज़्रेनिया, अगर यह शत्रु की उपस्थिति में हुआ हो। यह सबसे गंभीर आरोप था जिसका सामना एक सैनिक प्रत्यक्ष युद्ध के बाहर कर सकता था। अन्य संबंधित अनुच्छेद 59 थे जो पद छोड़ने को विनियमित करते थे और 61 जो युद्ध में कायरता के मामलों को संबोधित करते थे। कानूनी तौर पर एक ए-वॉल सैनिक बिना छुट्टी के अनुपस्थित और एक भगोड़े के बीच अंतर किया गया था। पूर्व थोड़े समय के लिए अनुपस्थित हो सकता था या वापस न लौटने का कोई स्पष्ट इरादा नहीं रखता था, जिसके लिए प्रशासनिक प्रतिबंध या सीमित गिरफ्तारी होती थी। दूसरे मामले में लंबे समय तक अनुपस्थिति के साथ साथ वापस न लौटने के इरादे के साक्ष्य शामिल थे, जिसके कारण अधिक कठोर आपराधिक दंड का प्रावधान था। मुकदमे अक्सर अग्रिम मोर्चे के निकट अस्थायी सुविधाओं में चलाए जाते थे तथा तथ्यों की समीक्षा करने, निर्णय देने और सबसे बढ़कर अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया तैयार की जाती थी। सामान्य कोर्ट मार्शल में कम से कम 5 अधिकारियों की भागीदारी आवश्यक थी, हालांकि सामान्यतः इसमें 7 से 9 सदस्य होते थे। कार्यवाही में कोर्ट मार्शल मैनुअल 1943 संस्करण के प्रावधानों का पालन किया गया, जिसमें अभियोग नियुक्त सैन्य वकील के माध्यम से बचाव का अधिकार, यदि कोई हो तो गवाहों की प्रस्तुति तथा नागरिक जूरी के बिना विचार विमर्श शामिल था। साक्ष्य की स्पष्टता के आधार पर संपूर्ण मुकदमा कुछ घंटों में या एक ही दिन में पूरा हो सकता है। यह सजा स्वतः प्रभावी नहीं हुई। इसके लिए डिवीजन कमांडर की पुष्टि की आवश्यकता थी तथा मृत्युदंड से संबंधित मामलों में संस्थागत नियंत्रण के उपाय के रूप में ऑपरेशन थिएटर के सर्वोच्च कमांडर के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। जिन 2,864 सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, उनमें से 49 को मृत्युदंड दिया गया। ये निंदाएं महज धमकियां नहीं थीं। वे न्यायालय के फैसले थे जिन पर हस्ताक्षर किए गए, उनकी समीक्षा की गई और क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया।
हालांकि अमेरिकी सेना में ऑपरेशन थिएटर के सर्वोच्च कमांडर की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार की फांसी नहीं दी जा सकती। यूरोप में यह जिम्मेदारी मित्र देशों की अभियान सेना के सुप्रीम कमांडर ड्वाइट डी आइजनहावर को सौंपी गई। 49 मृत्युदंडों में से केवल एक का ही उनके द्वारा अनुमोदन किया गया। यह तथ्य कि 49 में से केवल एक भगोड़े को मृत्युदंड दिया गया उदारता को नहीं दर्शाता है। इसके विपरीत संदेश को अपनी असाधारण प्रकृति के कारण अधिक शक्ति प्राप्त हुई। केवल एक व्यक्ति को फांसी देना, और वह भी कानूनी तथा त्रुटिरहित तरीके से, हजारों लोगों की सामूहिक स्मृति में अंकित करने का उद्देश्य था। इसके अलावा और कुछ भी आवश्यक नहीं था, एक ही काफी था। उसी संघर्ष के दौरान अन्य सेनाओं की नीतियां एक विपरीत स्थिति प्रस्तुत करती हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 49 सैनिकों को दोषी ठहराया और केवल एक को मृत्युदंड दिया, नाजी जर्मनी ने 15,000 से अधिक सैनिकों को देश छोड़कर भागने के अपराध में मृत्युदंड दिया, वह भी अक्सर निष्पक्ष सुनवाई के बिना। सोवियत संघ में एनकेवीडी सैनिकों को भगोड़ों को तुरंत गोली मारने का अधिकार दिया गया था। ऐसा अनुमान है कि अपने पदों को छोड़ने के कारण हजारों सोवियत सैनिकों को मार दिया गया था। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न विवादों के बाद देश छोड़कर भागने के लिए दी जाने वाली सभी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया तथा अधिक नरम दंड का विकल्प चुना। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नियंत्रित खतरे की रणनीति अपनाई, अधिकतम सजा पर विचार करना, इसे प्रतीकात्मक मामले में लागू करना, लेकिन यह स्पष्ट करना कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है। संघर्ष की समाप्ति के बाद युद्ध विभाग ने युद्ध के दौरान चलाए गए मुकदमों और सजाओं की समीक्षा के लिए सैन्य क्षमादान बोर्ड की स्थापना की। 27,000 से अधिक सामान्य सैन्य न्यायालयों में से लगभग 85% में सजा में कमी या उसे कम कर दिया गया। युद्धोत्तर मानदंड स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था। शांतिकाल में मृत्युदंड केवल उन अपराधों के लिए आरक्षित किया जाना था जिनमें अपरिवर्तनीय शारीरिक क्षति शामिल हो, जैसे हत्या, बलात्कार या राजद्रोह। यद्यपि यह अपराध गंभीर है, तथापि इसके लिए मृत्युदंड नहीं बल्कि कारावास की सजा दी जानी चाहिए। इस मानदंड ने उस नीति को सुदृढ़ किया जो पहले से ही मोर्चे पर वस्तुतः लागू की जा चुकी थी। प्लाटूनिंग के बजाय धमकियों का प्रयोग करना तथा केवल असाधारण मामलों के लिए ही कठोर दंड का प्रावधान करना। आपराधिक रिकॉर्ड। एडी स्लोविक का आपराधिक रिकॉर्ड। डेट्रॉयट 1920 का दशक पोलिश, इतालवी, जर्मन और अफ्रीकी आप्रवासियों द्वारा प्रेरित एक विस्तारित औद्योगिक शहर। इस शहरी परिवेश में 18 फरवरी 1920 को एडवर्ड डोनाल्ड स्लोविक का जन्म पोलिश मूल के एक मजदूर वर्ग के परिवार में हुआ। छोटी उम्र से ही उनका जीवन गरीबी, अधिकारियों के साथ संघर्ष और छोटे मोटे अपराधों से भरा रहा। अपनी युवावस्था के दौरान उनका नाम पुलिस फाइलों, अदालती रिपोर्टों और मिशिगन राज्य जेल के अभिलेखों में बार बार आता था। एडी स्लोविक केवल 12 वर्ष के थे जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। यह घटना तब घटी जब वह अपने पड़ोस के अन्य लड़कों के साथ मिलकर पीतल के टुकड़े चुराने के लिए एक ढलाई खाने में घुसा। कर्मचारियों या पुलिस के साथ कोई हिंसा या टकराव नहीं हुआ था, लेकिन अपराध स्पष्ट था। चोरी करने के इरादे से तोड़फोड़ और प्रवेश करना। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और किशोर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। इस सजा में जेल की सजा शामिल नहीं थी, लेकिन इसे उसके किशोर रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लिया गया। यह प्रकरण एक अलग प्रकार का मन बहलाव न होकर गिरफ्तारियों की एक सतत श्रृंखला की शुरुआत थी। 1932 और 1937 के बीच स्लोविक को छोटे मोटे अपराधों के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया। यांत्रिक भागों की चोरी, बर्बरता, शांति भंग करना और गिरफ्तारी का विरोध करना। इन सभी गिरफ्तारियों में एक सामान्य पैटर्न था। बिना किसी विस्तृत योजना के अवसादग्रस्त औद्योगिक इलाकों में अन्य युवाओं के साथ मिलकर किए गए आवेगपूर्ण कृत्य। वहां कोई हथियार नहीं थे, इसमें कोई गंभीर हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह व्यवहार की पुनरावृत्ति थी जिसने न्यायिक प्रणाली का ध्यान आकर्षित किया। अक्टूबर 1937 में 17 वर्ष की आयु में स्लोविक पर कई संयुक्त अपराधों के लिए एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया गया। चोरी का प्रयास, गिरफ्तारी का विरोध और भागने का अपराध। उन्हें जेल की सजा दी गई और राज्य सुधार संस्थान भेज दिया गया। यह प्रकरण एक अलग प्रकार का मन बहलाव न होकर गिरफ्तारियों की एक सतत श्रृंखला की शुरुआत थी। 1932 और 1937 के बीच स्लोविक को छोटे मोटे अपराधों के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया।
यांत्रिक भागों की चोरी, बर्बरता, शांति भंग करना और गिरफ्तारी का विरोध करना। इन सभी गिरफ्तारियों में एक सामान्य पैटर्न था। बिना किसी विस्तृत योजना के अवसादग्रस्त औद्योगिक इलाकों में अन्य युवाओं के साथ मिलकर किए गए आवेगपूर्ण कृत्य। वहां कोई हथियार नहीं थे, इसमें कोई गंभीर हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह व्यवहार की पुनरावृत्ति थी जिसने न्यायिक प्रणाली का ध्यान आकर्षित किया। अक्टूबर 1937 में 17 वर्ष की आयु में स्लोविक पर कई संयुक्त अपराधों के लिए एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया गया। चोरी का प्रयास, गिरफ्तारी का विरोध और भागने का अपराध। उन्हें जेल की सजा दी गई और राज्य सुधार संस्थान भेज दिया गया। उस समय स्लोविक को जैक्सन स्टेट जेल में नजरबंद रखा गया था, जो 1930 के दशक में देश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक आबादी वाली जेलों में से एक थी, जो डेट्रॉयट के पश्चिम में स्थित थी। यह स्थान अहिंसक तरीके से बार बार अपराध करने वाले युवाओं को आवास देने के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी सजा का कुछ हिस्सा डेट्रॉयट हाउस ऑन ऑफ करेक्शन में भी काटा, जो एक स्थानीय जेल है जो छोटे मोटे अपराधों और अल्पकालिक सुधार केंद्रों में विशेषज्ञता रखती है। दोनों संस्थाएं सीमांत श्रमिक वर्ग की पृष्ठभूमि से आने वाले किशोरों और युवा वयस्कों के लिए सामान्य थीं, जिनका संगठित आपराधिक नेटवर्क से कोई संबंध नहीं था। जेल रिकॉर्ड के अनुसार स्लोविक के साथ कारावास के दौरान कोई बड़ी अनुशासनात्मक घटना नहीं हुई। उनके रिकॉर्ड में पहले से कम 5 औपचारिक गिरफ्तारियां और किशोर प्रणाली की ओर से कई चेतावनियां शामिल हैं। सितंबर 1938 में पैरोल पर रिहा होने से पहले वह लगभग 1 साल तक जेल में रहे। कुछ महीनों तक ऐसा लगा कि उन्होंने खुद को आपराधिक गतिविधियों से दूर कर लिया है, लेकिन 1 जनवरी 1939 को उनकी यह स्थिरता टूट गई। उस रात उन्होंने और उनके 3 दोस्तों ने एक कार चुराई, नशे में उसे चलाया और अंततः उसे एक टेलीफोन पोल से टकरा दिया। कुछ ही मिनटों बाद स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामला सुनवाई के लिए गया और अपनी परीक्षा का उल्लंघन करने के कारण स्लोविक को पुनः जेल भेज दिया गया। इस बार उन्हें लंबी सजा काटनी पड़ी, जो 1942 के मध्य तक जारी रही। कुल मिलाकर 1937 और 1942 के बीच उन्होंने मिशिगन के विभिन्न संस्थानों में 4 साल से अधिक समय बिताया। इस दौरान उन्होंने प्लम्बिंग और मैकेनिक्स जैसे बुनियादी काम सीखे, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ता ही गया। 1942 में जेल से रिहा होने पर स्लोविक को एक छोटी सी प्लम्बिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। वह डेट्रॉयट के पास एक औद्योगिक शहर डियरबॉर्न में बस गए। वहां उनकी मुलाकात एंटोनेट विस्निव्स्की से हुई, जो पोलिश मूल की एक युवती थी, जिनसे उन्होंने उसी वर्ष नवंबर में विवाह कर लिया। कुछ महीनों के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी एक अलग राह पर चल पड़ी है। उन्होंने एक प्लम्बर के सहायक के रूप में काम किया, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उनकी दिनचर्या स्थिर बनी रही। हालांकि उनका व्यवहार बदल गया था, फिर भी उनका न्यायिक रिकॉर्ड उनके भविष्य का निर्धारण करता रहा। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में डूबा हुआ था और भर्ती प्रणाली ने पुरुषों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को स्वचालित रूप से सैन्य सेवा के लिए नैतिक रूप से अयोग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। स्लोविक को चौथी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जिसका अर्थ नैतिक कारणों से अयोग्य है। 1942 तक सैन्य आयु के 1,78,00,000 से अधिक पुरुषों को शारीरिक, मानसिक या नैतिक कारणों से 4F के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि 1945 के मध्य से यूरोपीय और प्रशांत मोर्चों पर हताहतों की संख्या भरने के बढ़ते दबाव के कारण चयनात्मक सेवा बोर्ड को सैकड़ों हजारों फाइलों की समीक्षा करनी पड़ी। स्लोविक का मामला अकेला नहीं था। जुलाई 1945 और जनवरी 1945 के बीच पहले से बहिष्कृत 1,50,000 से अधिक लोगों को 1A के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया और त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। ये उपाय युद्ध विभाग द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय आपातकालीन नीति का हिस्सा थे। जैसे जैसे यूरोप में संघर्ष तीव्र होता गया, अमेरिकी सेना को कर्मियों की उत्तरोत्तर कमी का सामना करना पड़ा। विशेषकर इतालवी अभियान और फ्रांस में उतरने की तैयारियों के बाद पुरुषों की आवश्यकता के कारण अधिकारियों को पात्रता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नवंबर 1943 में मिशिगन स्टेट ड्राफ्ट बोर्ड ने स्लोविक की फाइल की समीक्षा की। उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक समस्या नहीं थी तथा 1942 के बाद से उनके आचरण के कारण कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्हें 1A सक्रिय ड्यूटी के लिए फिट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। उस अवधि के दौरान वर्गीकरण में यह परिवर्तन आम बात थी।
मामूली रिकॉर्ड वाले हजारों लोगों को पुनः वर्गीकृत किया गया ताकि उन्हें मोर्चे पर भेजा जा सके। रिक्तियों को भरने का दबाव बहुत अधिक था और नवगठित डिवीजनों को कार्मिकों की तत्काल आवश्यकता थी। स्लोविक को जनवरी 1944 में बुलाया गया। सेना में शामिल होने पर उन्हें मैरीलैंड के फोर्ट जॉर्ज जी मीड प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया। उनके बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान उनके प्रशिक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सिविल रिकॉर्ड तक पहुंच थी, जिसमें 1937 और 1939 के उनके दोष सिद्ध शामिल थे। हालांकि इसने उन्हें सेवा में शामिल होने से नहीं रोका, लेकिन इससे कुछ अविश्वास पैदा हुआ। यह आम बात थी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सैनिकों पर उनके अधिकारियों द्वारा कड़ी नजर रखी जाती थी। उन्हें शायद ही कभी जिम्मेदारी वाली भूमिकाएं सौंपी गईं और लगभग कभी भी पदोन्नति नहीं दी गई। उन्हें अक्सर पैदल सेना के प्रतिस्थापन के रूप में नियुक्त किया जाता था तथा उन इकाइयों में रिक्तियों को भरने के लिए भेजा जाता था जो पहले ही नुकसान उठा चुकी थीं। उसी अवधि के दौरान अमेरिकी सेना ने पूर्व दोषियों को भारी पैदल सेना इकाइयों या उच्च जोखिम वाली प्रतिस्थापन भूमिकाओं में नियुक्त करने की एक अनौपचारिक नीति लागू की। यद्यपि ये सैनिक कानूनी रूप से भर्ती थे, लेकिन वे पदोन्नति, स्वैच्छिक स्थानांतरण या विशिष्ट तकनीकी भूमिकाओं के लिए पात्र नहीं थे। यह अनुमान लगाया गया है कि इन परिस्थितियों में कम से कम 30,000 पूर्व अपराधियों को मोर्चे पर भेजा गया था, जिनमें से अधिकांश 28वीं, 29वीं और 90वीं जैसी उच्च मृत्यु दर वाली डिवीजनों में शामिल हो गए थे। स्लोविक को 109वीं रेजिमेंट में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था, जो सेना की इस सैन्य व्यवस्था में पूरी तरह से फिट बैठता था। स्लोविक को 28वीं इन्फेंट्री डिवीजन में नियुक्त किया गया था, जो नॉर्मैंडी लैंडिंग के बाद फ्रांस में तैनाती की तैयारी कर रही थी। अगस्त 1944 में उनकी यूनिट को यूरोप ले जाया गया। उसी क्षण से उनके संक्षिप्त सैन्य जीवन का अंतिम चरण शुरू होगा। फ्रांस में तैनाती, परित्याग का मार्ग। अगस्त 1944 अमेरिकी सेना नॉर्मैंडी लैंडिंग के बाद नव स्वतंत्र यूरोप में आगे बढ़ती है। फ्रांस, जो अभी भी 4 वर्षों के नाजी कब्जे से जख्मी है, एक अराजक और घातक युद्ध क्षेत्र बन गया है। इस संदर्भ में हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से आए एक प्रतिस्थापन सैनिक एडवर्ड टी स्लोविक का आगमन हुआ। उनका कार्यभार 109वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 28वीं डिवीजन का हिस्सा 109वीं रेजिमेंट नॉर्मंडी लैंडिंग डी डे के बाद अग्रिम कार्रवाई के हिस्से के रूप में ऊपरी नॉर्मंडी क्षेत्र में एल्बेफ के पूर्व में काम कर रही थी। अगस्त 1944 के अंत में 28वीं डिवीजन की टुकड़ियां युद्ध से तबाह ग्रामीण इलाकों से गुजर रही थीं, जहां खाली गांव, नष्ट हो चुकी रेलवे लाइनें और बारूदी सुरंगें थीं। पूर्व की ओर जर्मन वापसी के इस चरण के दौरान रेजिमेंट को जंगली क्षेत्रों में तैनात छिटपुट बमबारी, घात लगाकर किए गए हमलों और स्नाइपर्स का सामना करना पड़ा। अगस्त और अक्टूबर 1944 के बीच 28वें डिवीजन को मृत, घायल और लापता सहित 1200 से अधिक लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई, जिससे प्रतिस्थापनों के बदलाव में तेजी आई और संरचनात्मक कमजोरी और आंतरिक अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया। प्रतिस्थापन के रूप में स्लोविक एक रोटेशन प्रणाली का हिस्सा था, जिसे पहले से तैनात इकाइयों में हुए नुकसान को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये लोग अपने साथियों या अधिकारियों को जाने बिना सीधे मोर्चे पर पहुंच गए, जिससे उनमें अलगाव और मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई। युद्ध की वास्तविकता युद्ध की आदर्श छवि से बहुत दूर थी। सौहार्द और साझा उद्देश्य के स्थान पर उन्हें अराजकता, अजनबीपन और भय मिला। नॉर्मैंडी में 1944 की शरद ऋतु विशेष रूप से कठोर थी। लगातार बारिश के कारण सड़कें दलदल में बदल गईं, जिससे सैनिकों की आवाजाही धीमी हो गई, वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई और लोग लगातार कीचड़ में गिरते रहे। रात के समय तापमान में तेजी से गिरावट आई और अधिकांश सैनिकों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप मोर्चे पर हजारों लोग हल्के शीतदंश और निमोनिया के शिकार हो गए। भोजन का राशन, जिसे एमआरआई या तैयार भोजन के रूप में जाना जाता है, अक्सर अल्प होता था तथा बदले में बचा हुआ भोजन दिया जाता था या उसे पूरा राशन दिए बिना ही भेज दिया जाता था। तोपखाने की आवाज, रात में बमबारी और छुपी हुई बारूदी सुरंगों के खतरे ने नए सैनिकों को लगातार सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया। इस वातावरण में नए लोगों का भटकाव निरंतर बना रहता था और इसे अनिवार्यतः अवज्ञा का कार्य नहीं माना जाता था, बल्कि इसे अपर्याप्त रसद प्रणाली का अपेक्षित परिणाम माना जाता था।
ब्रिटिश या सोवियत सेनाओं के विपरीत, जो सामंजस्य और मनोबल बनाए रखने के लिए संपूर्ण इकाइयों को घुमाते रहते थे, अमेरिकी सेना ने व्यक्तिगत प्रतिस्थापन प्रणाली का उपयोग किया। इस मॉडल के तहत स्लोविक जैसे सैनिकों को सक्रिय ड्यूटी कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए अकेले या छोटे समूहों में भेजा जाता था, जबकि उन्हें पहले से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। यह अभ्यास कमांड श्रृंखला को बाधित किए बिना इकाइयों को चालू रखने के लिए तैयार किया गया था, जिसके कारण महत्वपूर्ण शिथिलता उत्पन्न हुई। प्रतिस्थापनों में आंतरिक गतिशीलता की अंतर्दृष्टि का अभाव था, अनुभवी सैनिकों के बीच अविश्वास उत्पन्न हुआ तथा उन्हें तीव्र अनुकूलन के लिए बहुत कम अवसर मिले। 109वीं रेजिमेंट जैसे क्षेत्रों में सितंबर 1944 तक प्रतिस्थापनों की संख्या कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या का 35% तक थी, जिसके कारण भटकाव, सैन्य त्रुटियों और अनैच्छिक अनुपस्थिति के मामलों में वृद्धि हुई। 28वीं डिवीजन पूर्व की ओर बढ़ने के एक चरण के दौरान रूएन के दक्षिण में एल्बेफ क्षेत्र में कार्य कर रही थी। युद्ध रेखा की ओर अपने प्रारंभिक कदम के दौरान रात्रिकालीन हमले में काफिले पर जर्मन तोपखाने की गोलाबारी की गई। विस्फोटों के कारण संरचना में व्यवधान उत्पन्न हो गया तथा नए लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बमबारी के बीच में स्लोविक और एक अन्य सैनिक जॉन टैंकी मुख्य टुकड़ी से अलग हो गए। भ्रमित होकर वे दोनों तब तक भटकते रहे जब तक उन्हें कनाडाई सैन्य पुलिस द्वारा नियंत्रित एक स्थान नहीं मिल गया। उन्होंने अपनी स्थिति को हमले के दौरान अनैच्छिक अलगाव के रूप में बताया। कनाडाई लोगों ने उन्हें भगोड़ा नहीं बल्कि भटके हुए लोग माना और सैन्य कार्यों के लिए उन्हें अस्थायी रूप से अपनी इकाई में शामिल कर लिया। वे पूरे 6 सप्ताह तक कनाडा के संरक्षण में रहे। मोर्चे के उस क्षेत्र में कनाडाई सैन्य पुलिस इकाइयां अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर काम करती थीं, मुख्य रूप से रसद नियंत्रण और परिधि सुरक्षा कार्यों में। स्लोविक और टैंकी जैसे भ्रमित सैनिकों को उनकी मूल यूनिट के अलावा अन्य मित्र देशों की टुकड़ियों द्वारा उठा लिया जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। इन मामलों में प्रोटोकॉल यह था कि उनकी पहचान सत्यापित की जाए, अस्थायी सहायता प्रदान की जाए तथा उनकी रेजिमेंट को औपचारिक रूप से पुनः भर्ती के लिए सूचित किया जाए। इस बीच सैनिकों को सहायक कार्य सौंपे गए, जैसे खाना पकाना, परिवहन करना या आपूर्ति की सुरक्षा करना। स्लोविक के मामले में कनाडाई लोगों के साथ उनका 6 सप्ताह का प्रवास अभियान के मानकों के अनुसार न तो अनियमित था और न ही संदिग्ध। दर्जनों ऐसे मामले हुए जिनमें प्रतिबंध नहीं लगे और ऐसा मुख्य रूप से परिचालन संबंधी अव्यवस्था और अंतर इकाई संचार की कमी के कारण हुआ। 7 अक्टूबर 1944 को कनाडाई लोगों ने अमेरिकी 109वीं रेजिमेंट में उनकी वापसी की व्यवस्था की। उनके लौटने पर कमान श्रृंखला ने उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। युद्ध अभियानों के दौरान अस्थायी रूप से सैनिकों का अलग होना यूरोपीय मोर्चे पर एक आम घटना थी और इसे शायद ही कभी औपचारिक रूप से सैनिकों का अलग होना माना जाता था। हालांकि उसी दिन अपनी बहाली के बाद स्लोविक ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात का अनुरोध किया। यह बातचीत उनके सैन्य जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। असामान्य स्पष्टता के साथ उन्होंने घोषणा की कि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, उनमें अनियंत्रित भय व्याप्त है तथा यदि उन्हें अग्रिम पंक्ति की यूनिट में वापस भेज दिया गया तो वे भाग जाएंगे। कैप्टन ने उन्हें इस निर्णय के गंभीर परिणामों के प्रति आगाह किया तथा बताया कि युद्ध क्षेत्र में भागने के कारण उन पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाया जा सकता है। कड़ी चेतावनी के बावजूद स्लोविक ने अपना रुख नहीं बदला। उन्होंने किसी चिकित्सीय मूल्यांकन या मनोवैज्ञानिक सहायता का अनुरोध नहीं किया। चूंकि अभी तक भगोड़ापन की कोई पूर्ण कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए अधिकारी ने बस उसे कंपनी जी में निर्धारित पद पर शामिल करने का आदेश दे दिया। अगली सुबह जब यूनिट आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, स्लोविक ने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। उन्होंने गठन में अपना स्थान नहीं लिया। अपनी कंपनी के साथ आगे बढ़ने के बजाय वह जानबूझकर विपरीत दिशा में चला गया। उन्होंने हाल ही में स्वतंत्र हुए फ्रांसीसी गांवों से गुजरते हुए अग्रिम मोर्चे से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की, जब तक कि उनकी मुलाकात 112वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक रसोइये से नहीं हो गई। इस सैनिक के सामने उपस्थित होकर स्लोविक ने उसे एक हस्तलिखित दस्तावेज सौंपा, जिसने हमेशा के लिए उसका भाग्य बदल दिया। यह एक स्वीकारोक्ति थी जिसमें उसने अपने भगोड़े होने की बात स्वीकार की थी तथा युद्ध में वापस लौटने से इनकार कर दिया था। इस कृत्य से जाने अनजाने में स्लोविक ने वह रेखा पार कर ली जो उसे हजारों अन्य भगोड़ों से अलग करती थी। उसने अपने कर्तव्य का स्वैच्छिक परित्याग करने का लिखित और हस्ताक्षरित प्रमाण छोड़ दिया। हस्ताक्षरित नोट, वह स्वीकारोक्ति जिसने उसके भाग्य को सील कर दिया।
9 अक्टूबर 1944 की सुबह 112वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक रसोइये को एक पत्र मिला जो अमेरिकी सैन्य न्याय के इतिहास में दर्ज हो गया। यह दस्तावेज नोटबुक पेपर पर पेंसिल से लिखा गया था, जिसमें साधारण वर्तनी थी, लेकिन संदेश स्पष्ट था तथा यह द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे असाधारण मामलों में से एक में केंद्रीय साक्ष्य बन गया। एडवर्ड डोनाल्ड स्लोविक द्वारा हस्ताक्षरित वह पत्र किसी दबाव में या पूछताछ के जवाब में नहीं लिखा गया था। यह एक स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति थी, जिसके कारण वह गृहयुद्ध के बाद से भागने के कारण मृत्युदंड पाने वाला एकमात्र अमेरिकी सैनिक बन गया। उनका संदेश इस प्रकार था: मैं प्राइवेट एडी डी स्लोविक 3,68,96,415 संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को छोड़ने की बात स्वीकार करता हूं। मेरे भागने के समय हम फ्रांस के एल्बेफ में थे। मैं एक प्रतिस्थापन के रूप में एल्बेफ गया था। वे शहर पर गोलाबारी कर रहे थे और हमें रात के लिए खुदाई करने का आदेश दिया गया था। अगली सुबह हम पर फिर से गोलाबारी की गई। मैं इतना डरा हुआ, घबराया हुआ और कांप रहा था कि जब अन्य प्रतिस्थापन चले गए तो मैं हिल नहीं सका। मैं तब तक वहां रहा जब तक कि यह शांत नहीं हो गया। उसके बाद मैं शहर में चला गया। मैंने कोई अमेरिकी सैनिक नहीं देखा, इसलिए मैंने रात एक फ्रांसीसी अस्पताल में बिताई। अगले दिन मैंने कनाडाई सैन्य पुलिस कोर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 सप्ताह तक उनके साथ रहने के बाद उन्होंने मुझे अमेरिकियों को सौंप दिया। उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को अपनी कहानी बताई। मैंने उससे कहा कि अगर मुझे वापस मोर्चे पर जाना पड़ा तो मैं भाग जाऊंगा। उसने जवाब दिया कि वह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं फिर से भाग गया, और अगर मुझे वापस जाना पड़ा तो मैं फिर से ऐसा करूंगा। पाठ अलंकृत नहीं था। इसमें कोई शिकायत या विस्तृत औचित्य नहीं था। यह एक सैनिक की प्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति थी जिसने खुले तौर पर युद्ध में लौटने से इनकार कर दिया था। रसोइये ने नोट एक सार्जेंट को सौंप दिया, जिसने लेफ्टिनेंट से परामर्श किया। कुछ ही घंटों के भीतर स्लोविक को कैप्टन विंसेंट हिमेल के सामने लाया गया, जिन्होंने उसे एक रास्ता सुझाया। वह नोट को फाड़ सकता था, अपनी यूनिट में वापस लौट सकता था और गंभीर परिणामों से बच सकता था। स्लोविक ने इनकार कर दिया। यह मामला आर्मी जज एडवोकेट कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी सोमर को भेजा गया। मामले की संभावित गंभीरता को समझते हुए सोमर ने स्लोविक को एक निजी बातचीत के लिए बुलाया, जहां उन्होंने समझाया कि युद्ध क्षेत्र में भागना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए मौत की सजा दी जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह इसके निहितार्थों को पूरी तरह से समझ गया है, उन्होंने उससे एक दूसरा बयान तैयार करने को कहा, जिसमें यह स्वीकार किया गया हो कि वह अपने कबूलनामे के परिणामों को समझता है। स्लोविक ने मूल कागज के पीछे लिखा कि वह समझता है कि वह एक दोषपूर्ण दस्तावेज सौंप रहा है, लेकिन फिर भी वह मोर्चे पर वापस नहीं जाना चाहता। उन्होंने पुनः हस्ताक्षर कर दिए, जिससे परिणामों के बारे में अनभिज्ञता जताने की किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया गया। फिर भी सोमर ने कोर्ट मार्शल के बिना ही स्थिति को सुलझाने का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने उसे एक अन्य पैदल सेना रेजिमेंट में स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया, जहां कोई भी उसके रिकॉर्ड के बारे में नहीं जान सकेगा। उन्होंने उनसे वादा किया कि यदि वह स्वेच्छा से ड्यूटी पर लौट आए तो उन्हें बिना किसी प्रतिशोध या आरोप के दूसरा मौका दिया जाएगा। स्लोविक ने फिर से इनकार कर दिया और कहा कि वह युद्ध में लौटने के बजाय मुकदमा चलाना और अपनी सजा स्वीकार करना अधिक पसंद करेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनका रवैया पूरी तरह से तर्कसंगत और शांत था। जब समझौते के सभी रास्ते समाप्त हो गए तो लेफ्टिनेंट कर्नल सोमर ने सैन्य न्याय संहिता की धारा 58 के तहत उनकी औपचारिक गिरफ्तारी का आदेश दिया। इस मामले को असाधारण बनाने वाली बात स्वयं उसका भाग जाना नहीं था, बल्कि स्वैच्छिक लिखित स्वीकारोक्ति तथा कई बार अवसर दिए जाने पर भी अपने बयान से लगातार इनकार करना था। उस समय तक पूरे यूरोपीय अभियान में ऐसा कोई अन्य दस्तावेजित मामला नहीं था जिसमें किसी सैनिक ने बिना किसी दबाव के लिखित रूप में अपने भगोड़े होने की बात स्वीकार की हो तथा फिर उसने बार बार उस साक्ष्य को वापस लेने से इनकार कर दिया हो। इस विशिष्टता ने मामले को सैन्य उच्च कमान के लिए एक रणनीतिक दुविधा में बदल दिया। सैन्य न्याय वह मुकदमा जिसे कोई नहीं रोक सका। 11 नवंबर 1944 को जब पश्चिमी मोर्चा कठोर यूरोपीय सर्दियों का सामना करने के लिए तैयार था, नव अधिकृत जर्मन क्षेत्र के रॉयटगेन शहर में एक असाधारण परीक्षण आयोजित किया गया। 9 अमेरिकी सेना अधिकारियों से मिलकर बना एक सैन्य न्यायाधिकरण
प्राइवेट स्लोविक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गठित किया गया, जिस पर औपचारिक रूप से युद्ध के दौरान भागने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय की संरचना मुख्यतः तार्किक मानदंडों पर आधारित थी। चूंकि 28वां डिवीजन सक्रिय युद्ध में था, इसलिए पैनल में अन्य यूनिटों के प्रशासनिक और रसद अधिकारी शामिल थे। इस मुकदमे की अध्यक्षता पैदल सेना के एक कर्नल ने की। अभियोक्ता के रूप में कैप्टन जॉन ग्रीन तथा बचाव पक्ष के प्रभारी कैप्टन एडवर्ड वुड्स थे। सैन्य न्याय संहिता के अनुच्छेद 58 के तहत औपचारिक आरोप था युद्ध के समय दुश्मन की उपस्थिति में जानबूझकर सेना छोड़कर भाग जाना, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान था। मुख्य साक्ष्य निर्विवाद था। अभियुक्त का स्वयं लिखित और हस्ताक्षरित इकबालिया बयान तथा आरोपों को वापस लेने की पेशकश करने वाले अधिकारियों की गवाही से इसकी पुष्टि हुई। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, जो मात्र 1.5 घंटे तक चली, स्लोविक पूरी तरह चुप रहे। उन्होंने न तो अपने बचाव में गवाही दी और न ही तथ्यों से इनकार किया। उनके बचाव पक्ष के वकील ने गवाहों को नहीं बुलाया और न ही तकनीकी दलीलें पेश की। रणनीति पूरी तरह से निष्क्रियता की थी। अधिकतम सजा को जेल में तब्दील किए जाने की प्रतीक्षा करना, जैसा कि अब तक सभी समान मामलों में हुआ था। अदालत का विचार विमर्श संक्षिप्त था। सर्वसम्मत फैसला, दोषी, दया की कोई सिफारिश नहीं, सजा फायरिंग दस्ते द्वारा मौत। इस मामले को अद्वितीय बनाने वाली बात यह थी कि अमेरिकी अनुशासनात्मक नीति के संदर्भ में इसकी प्रकृति असाधारण थी। पूरे युद्ध के दौरान यद्यपि हजारों लोगों पर भगोड़ा होने का मुकदमा चलाया गया और दर्जनों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन स्लोविक एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे फांसी दी गई। यह विशिष्टता कानूनी, लौकिक और रणनीतिक कारकों के अद्वितीय संयोजन के कारण थी। प्रत्येक मृत्युदंड के लिए डिवीजन कमांडर और अंततः सुप्रीम कमांडर के रूप में जनरल आइजनहावर की पदानुक्रमिक स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। 28वें डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल नॉर्मन कोटा ने 27 नवंबर को इस फैसले को बरकरार रखा और तर्क दिया कि यह युद्ध में इकाइयों की परिचालन तत्परता को खतरे में डालने वाले सैनिकों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एक आवश्यक उपाय था। यह मामला दिसंबर 1944 में आइजनहावर के पास पहुंचा, जो कि आर्डेनस में जर्मन जवाबी हमले की तैयारियों के समय था। रिपोर्टों से पता चला है कि लंबे समय तक युद्ध में शामिल पैदल सेना इकाइयों के बीच सेना छोड़कर भागने की दर में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इस महत्वपूर्ण संदर्भ में स्लोविक के पत्र ने एक विशेष प्रतीकात्मक मूल्य प्राप्त कर लिया। यह एक खुली चुनौती का प्रतिनिधित्व करता था जो निर्णायक क्षण में अनुशासन को कमजोर कर सकता था। 23 दिसंबर को आइजनहावर ने फांसी की सजा की पुष्टि पर हस्ताक्षर कर दिए तथा सभी पूर्व मामलों में दी गई क्षमादान को अस्वीकार कर दिया। केवल स्लोविक को फांसी देने का निर्णय कानूनी और रणनीतिक दोनों मानदंडों पर आधारित था। इसी प्रकार के अन्य मामलों में समीक्षा न्यायालयों ने मनोवैज्ञानिक विकार, पश्चाताप या चरम युद्ध स्थितियों जैसे कारकों पर विचार किया था। कुछ सैनिकों को गंभीर युद्ध तनाव प्रदर्शित करने या अनुकूल चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सजा में छूट दी गई। स्लोविक के मामले में उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को, हालांकि आधिकारिक तौर पर कारण के रूप में उल्लेख नहीं किया गया, संभवतः उनके चरित्र और अनुशासन की धारणाओं को प्रभावित किया। इससे भी अधिक निर्णायक साक्ष्य की असाधारण स्पष्टता थी। एक लिखित स्वीकारोक्ति सचेत रूप से पुष्टि की गई तथा पुनः एकीकरण के लिए अनेक अवसरों को स्वीकार करने से लगातार इनकार किया गया। यह ऐतिहासिक क्षण भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। फांसी की सजा का निर्णय बल्गे की लड़ाई की तैयारी के दौरान लिया गया था, जब हाई कमान अपने रैंकों में अनुशासन को मजबूत करना चाहता था। इस संदर्भ में स्लोविक वह उदाहरण बन गए जिसकी सैन्य रणनीति को आवश्यकता थी। यह उन हजारों सैनिकों के लिए एक जोरदार संदेश था जो महत्वपूर्ण शीतकालीन आक्रमण के दौरान अपनी चौकियों को छोड़ने के बारे में सोच सकते थे। अन्य दोषियों के विपरीत स्लोविक के लिए कोई अधिकारी सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, न ही उसका कोई चिकित्सीय मूल्यांकन हुआ था जिससे पता चला हो कि उसमें मनोवैज्ञानिक विकार थे। उनके मामले ने प्रतिकूल कारकों के एक ऐसे संपूर्ण तूफान को जन्म दिया जिसके कारण वे हजारों लोगों में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें फायरिंग दस्ते का सामना करना पड़ा। स्टील अनुशासन अमेरिकी सेना का एकमात्र निष्पादन। 31 जनवरी 1945 की सुबह छोटे से फ्रांसीसी शहर सेंट मैरी ऑंक्स माइंस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना से भागने के लिए एकमात्र फांसी की सजा दी गई थी। जब 24 वर्षीय एडी डी
स्लोविक को उनके अंतिम गंतव्य के लिए ले जाया गया तो तापमान 0 से नीचे था, छतों पर बर्फ जमी हुई थी और सड़कें सुनसान थीं। इसके लिए सेना द्वारा अधिग्रहित एक घर के पिछवाड़े को चुना गया, जिसकी पत्थर की दीवार पूर्ण गोपनीयता प्रदान करती थी। प्रांगण के मध्य में 15 सेंटीमीटर चौड़ा एक लकड़ी का खंभा सजा पाए व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। फांसी की सजा की निगरानी एक 109वीं रेजिमेंट के कमांडर द्वारा की जाएगी, जिससे स्लोविक कुछ समय के लिए जुड़े थे। 10 बजे से कुछ मिनट पहले स्लोविक को उसकी कोठरी से ले जाया गया। उन्होंने सैनिक के रूप में अपनी पहचान से दोषी को अलग करने की सैन्य परंपरा का पालन करते हुए प्रतीक चिन्ह और धातु के बटन रहित वर्दी पहनी थी। अत्यधिक ठंड के कारण उन्होंने उसे एक तंबूनुमा कंबल से ढक दिया। इस छोटी सी यात्रा में एक कैथोलिक सैन्य पादरी उनके साथ था तथा उसने उनका अंतिम संस्कार किया। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्लोविक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, वहां मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी ना आएं। जब 2 सेवकों ने उसे चौकी तक ले जाकर उसकी छाती, पेट और जांघों पर चमड़े की पट्टियां बांध दी तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। गोली लगने पर उसके शरीर को ढहने से बचाने के लिए उसकी पीठ पर एक धातु का हुक लगाया गया था, जो खंभे से बंधा हुआ था। अंततः एक सैनिक ने उसके सिर पर एक काला हुड रख दिया। स्लोविक ने कोई अंतिम शब्द नहीं मांगे या अंतिम पत्र लिखने का अनुरोध नहीं किया। इस प्लाटून में एक 109वीं रेजिमेंट के 12 सैनिक शामिल थे, जिनका चयन उनके वरिष्ठों द्वारा किया गया था। प्रत्येक को एक AM-1 गारेंट राइफल और एक कारतूस दिया गया। 11 में जीवित गोला बारूद था और एक में खाली कारतूस था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि किस कारतूस में निष्क्रिय गोला बारूद था। यह परंपरा अपराधियों की अंतरात्मा को शांत करने के लिए थी। 10:04 पर अधिकारी ने आदेश दिया, तैयार हो जाओ, निशाना साधो, फायर करो। डाउनलोड एक साथ हुआ। स्लोविक के शरीर पर 11 बार वार किए गए, जिनमें से 4 बार जानलेवा थे, बाएं कंधे, छाती, ऊपरी पेट और गर्दन पर। हालांकि उनकी तुरंत मृत्यु नहीं हुई। चिकित्सा अधिकारी ने लगभग 15 मिनट तक महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड किया। अंततः 10:19 पर उनकी मृत्यु की पुष्टि की। उनके पार्थिव शरीर को एक सैन्य तिरपाल में लपेटा गया और ओइसे एस ने अमेरिकी सैन्य कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उन्हें सेक्शन ई में दफनाया गया, जो गंभीर अपराधों के लिए फांसी दिए गए सैनिकों के लिए आरक्षित एक अलग क्षेत्र था। उनकी कब्र पर कोई सफेद क्रॉस या प्रतीक चिन्ह नहीं लगाया गया, केवल उनकी पहचान संख्या 3,68,99,415 का एक चिन्ह लगाया गया। उसी खंड में 95 अन्य अमेरिकी सैनिक भी थे, जिन्हें हत्या या बलात्कार जैसे अपराधों के लिए फांसी दी गई थी। स्लोविक का नाम और उनकी मृत्यु की परिस्थितियां वर्षों तक गुप्त रहीं। सैनिकों को कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, यद्यपि यह संदेश गुप्त रूप से प्रसारित किया गया। भगोड़े होने के कारण एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। अगले दिनों में कई कमांडरों ने सेना छोड़ने के प्रयासों में उल्लेखनीय कमी की सूचना दी, विशेष रूप से बल्ज की लड़ाई के अंतिम चरण के दौरान, जब मित्र देशों की सेना को न केवल दुश्मन का सामना करना पड़ा, बल्कि अत्यधिक मौसम का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण शीतदंश से कई लोग हताहत हुए। उनकी पत्नी एंटोनेट स्लोविक को कर्तव्य पालन करते हुए उनकी मृत्यु के बारे में केवल अस्पष्ट सूचनाएं प्राप्त हुईं। 1954 में विलियम ब्रैडफोर्ड हुई की पुस्तक द एग्जीक्यूशन ऑफ प्राइवेट स्लोविक के प्रकाशन के बाद ही अमेरिकी जनता और स्वयं विधवा को इस मामले का पूरा विवरण पता चला। कई वर्षों तक एंटोनेट ने एक सैनिक की विधवा के रूप में पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन दोष सिद्ध की प्रकृति के कारण उन्हें इससे वंचित कर दिया गया। 1979 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपने पति के लिए मरणोपरांत राष्ट्रपति से क्षमादान प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। 1987 में एडी स्लोविक के अवशेषों को अंततः प्राप्त किया, खोदकर निकाला गया और संयुक्त राज्य अमेरिका वापस भेज दिया गया। उन्हें डेट्रॉयट के वुडमेयर कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के बगल में दफनाया गया, जहां एक साधारण शिलालेख पर उनका नाम, तारीखें और सैन्य रैंक अंकित थी, तथा उनकी मृत्यु की परिस्थितियों का कोई उल्लेख नहीं था। स्लोविक मामला अमेरिकी सैन्य इतिहास में एक अद्वितीय प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सटीक बिंदु जहां अनुशासनात्मक शक्ति अपने चरम पर युद्ध की भयावहता के सामने मानवीय भेद्यता से मिलती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनकी फांसी की सजा संघर्ष के समय दंड की आनुपातिकता और सैन्य कर्तव्य की नैतिक सीमाओं के बारे में प्रश्न उठाती रहती है। अन्य 48 वे जो अंतिम फैसले से बच गए।
जिन खाइयों में स्लोविक ने लड़ाई लड़ी थी वहां हजारों सैनिकों को एक ही नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा था, अपना कर्तव्य निभाएं या आसन्न मृत्यु के स्वाभाविक भय के आगे झुक जाएं। हजारों लोग पलायन कर गए। उनमें से 48 को स्लोविक के समान ही सजा मिली, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। उनकी कम झांत लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण कहानियां युद्धकालीन सैन्य न्याय की जटिल बारीकियों को उजागर करती हैं। ये 48 व्यक्ति एक विषम समूह का गठन करते हैं। वे विभिन्न डिवीजनों से आए थे, पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद कोर। इनमें से कुछ तो बार बार अपराध करते थे और कई बार भागने का प्रयास कर चुके थे। अन्य लोगों ने अतिरिक्त कृत्यों के कारण भगोड़ापन बढ़ा दिया था, जैसे कि सैन्य आपूर्ति की चोरी, दस्तावेजों में जालसाजी या सक्रिय युद्ध के दौरान भगोड़ापन। इनमें से कई लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति जटिल थी तथा उन्हें पहले भी मानसिक आघात या व्यक्तित्व विकार हो चुके थे। जो बात उन्हें एकजुट करती थी वह थी सजा। उन सभी को देश छोड़ने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। एक प्रतिनिधि मामला 5वीं रेजिमेंट के एक सैनिक का था जो इतालवी अभियान के दौरान लगातार 3 बार भाग गया था। तीसरी बार भागने के बाद उसे सैन्य पुलिस ने पकड़ लिया और उस पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन एक सैन्य मनोचिकित्सक ने उसे गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित बताया तथा तर्क दिया कि उसका भागना लंबे समय तक चले युद्ध के कारण उत्पन्न हुई एक रोगात्मक प्रतिक्रिया थी। उनकी सजा को सैन्य अस्पताल में नजरबंद कर दिया गया। एक अन्य मामला एक तोपखाना सैनिक से संबंधित था जिसने ऑपरेशन मार्केट गार्डन की पूर्व संध्या पर आक्रमण में भाग लेने से बचने के लिए अपने पैर में गोली मार ली थी। उन पर आत्मक्षति और पलायन का मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। हालांकि उसके कमांडर के हस्तक्षेप के बाद, जिसने तर्क दिया कि सैनिक ने 2 वर्षों तक उत्कृष्ट सेवा की थी, उसकी सजा को घटाकर 25 वर्ष के कठोर श्रम में बदल दिया गया। युद्ध के बाद इस सजा की पुनः समीक्षा की गई और इसे घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया। व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन इन्हें कई पहचान योग्य पैटर्नों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूर्व सेवा रिकॉर्ड एक निर्णायक कारक था। जिन लोगों को अलंकरण या सम्माननीय उल्लेख प्राप्त थे, उन्हें क्षमादान मिलने की अधिक संभावना थी। वरिष्ठ अधिकारियों का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण था। यदि कोई कमांडर व्यक्तिगत रूप से किसी सजा की समीक्षा का अनुरोध करता तो उसे अक्सर अनुमति दे दी जाती थी। कई मामलों में चिकित्सीय कारकों ने निर्णायक भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध के विपरीत, जब मनोरोग निदान अल्प विकसित था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य डॉक्टरों ने लड़ाकू आघात, जिसे अब अभिघातजन्य तनाव विकार के रूप में जाना जाता है, की अधिक परिष्कृत समझ विकसित कर ली थी। जिन सैनिकों में पहचानने योग्य लक्षण होते थे, दीर्घकालिक अनिद्रा, अनियंत्रित कंपन, विघटनकारी घटनाएं, उन्हें अक्सर चिकित्सीय मूल्यांकन दिया जाता था, जिसमें दंड के बजाय उपचार की सिफारिश की जाती थी। परित्याग की विशिष्ट परिस्थितियों ने भी सजा की समीक्षा को प्रभावित किया। अपेक्षाकृत शांति की अवधि के दौरान अपना पद छोड़ना कई सप्ताह तक चले भीषण युद्ध के बाद ऐसा करने की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता था। व्यक्तिगत मामलों की तुलना में सामूहिक पलायन को अधिक गंभीरता से लिया गया। पूर्व नियोजित परित्याग आवेगपूर्ण कृत्यों की तुलना में कम संवेदनशील था। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी थे, जो यद्यपि फाइलों में औपचारिक रूप से प्रतिबिंबित नहीं थे, फिर भी निर्णयों को प्रभावित करते थे। जिन सैनिकों के परिवार पर आश्रित थे, विशेषकर जिनके छोटे बच्चे थे, उन्हें क्षमादान मिलने की अधिक संभावना थी। उच्च औपचारिक शिक्षा प्राप्त या सम्मानित पूर्व व्यवसायों, डॉक्टर, वकील, शिक्षक वाले लोग समीक्षा न्यायालयों से अनुकूल निर्णय से लाभान्वित होते थे। दोष सिद्धि का ऐतिहासिक क्षण भी निर्णायक था। जैसे जैसे युद्ध अपने समापन की ओर बढ़ता गया, विशेषकर मई 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद, लंबित सजाओं की अधिक उदार आधार पर व्यवस्थित समीक्षा की गई। मित्र राष्ट्रों की जीत ने मानवीय विचारों को लौह अनुशासन बनाए रखने की सामरिक आवश्यकताओं पर हावी होने का अवसर दिया। दोष सिद्धि का ऐतिहासिक क्षण भी निर्णायक था। जैसे जैसे युद्ध अपने समापन की ओर बढ़ता गया, विशेषकर मई 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद, लंबित सजाओं की अधिक उदार आधार पर व्यवस्थित समीक्षा की गई। मित्र राष्ट्रों की जीत ने मानवीय विचारों को लौह अनुशासन बनाए रखने की सामरिक आवश्यकताओं पर हावी होने का अवसर दिया। एक विशेष उदाहरणात्मक मामला 3रे डिवीजन के 3 सैनिकों से जुड़ा था, जो सिसिली अभियान के दौरान भाग गए थे।
सितंबर 1943 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तथा 1 वर्ष से अधिक समय तक वे मौत की सजा पर रहे, जबकि उनके मामलों की विभिन्न निकायों द्वारा समीक्षा की गई। डी-डे के बाद जब मित्र राष्ट्रों की जीत निकट आ रही थी, उनकी सजा को घटाकर 30 वर्ष की जेल कर दिया गया। 1950 में युद्धोत्तर काल में तीनों को क्षमा कर दिया गया और रिहा कर दिया गया। स्लोविक मामले के साथ इसका विरोधाभास स्पष्ट है। अन्य 48 दोषी विभिन्न परिस्थितियों के चलते फांसी से बचने में कामयाब रहे। कुछ के पास ऐसे अधिकारी थे जो सक्रिय रूप से उनकी ओर से हस्तक्षेप करते थे। अन्य लोगों को समय पर चिकित्सा निदान से लाभ मिला। कई लोग इतने भाग्यशाली थे कि उनके मामलों की समीक्षा उस समय की गई जब अनुशासनात्मक नीतियों में ढील दी जा रही थी। दूसरी ओर स्लोविक के सामने प्रतिकूल कारकों का एक संपूर्ण तूफान था। एक पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, एक निर्विवाद लिखित स्वीकारोक्ति, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार अधिकारियों की अनुपस्थिति, एक महत्वपूर्ण क्षण बुल्गे की लड़ाई का संयोग जब उच्च कमान अनुशासन को सुदृढ़ करने की मांग कर रहा था, और एक रवैया जिसे विद्रोही के रूप में व्याख्या किया गया था। युद्ध के बाद इन 48 लोगों का भाग्य विविध था। इनमें से अधिकांश को फोर्ट लीवनवर्थ या पोर्ट्समाउथ नौसेना जेल जैसी सैन्य जेलों में कम सजा दी गई। युद्धोत्तर काल के आगमन के साथ 1950 और 1960 के दशक के दौरान कई लोगों को आंशिक या पूर्ण क्षमा का लाभ मिला। कुछ लोग नागरिक जीवन में लौट आए तथा ऐसे समाज में पुनः एकीकृत होने का प्रयास किया जो दिग्गजों का सम्मान करता था लेकिन समस्याग्रस्त पृष्ठभूमि वाले लोगों की उपेक्षा करता था। अन्य लोग संस्थागत बने रहे तथा सैन्य जेलों से संघीय कारावासों में चले गए, विशेष रूप से वे लोग जो अन्य गंभीर अपराधों में शामिल होकर भाग गए थे। इन 48 मामलों और स्लोविक के मामले के बीच का अंतर सैन्य न्याय की प्रकृति, चरम दंड के प्रयोग में विवेक तथा विश्व युद्ध की सबसे चरम परिस्थितियों में भी अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता और मानव जीवन के प्रति सम्मान के बीच के उत्तम संतुलन के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। जबकि एडी स्लोविक फ्रांस में एक अज्ञात कब्र में पड़े थे, ये 48 लोग जीवित रहे और अपने साथ इस बात का बोझ ढोते रहे कि वे उनकी नियति से एक कदम दूर थे। उनकी कम झांत लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण कहानियां इस बात की तस्वीर पूरी करती हैं कि अमेरिकी सैन्य प्रणाली ने युद्ध की सबसे पुरानी दुविधाओं में से एक को कैसे संभाला। उन लोगों के साथ क्या किया जाए जो युद्ध की भयावहता का सामना करते हुए भागने का विकल्प चुनते हैं। इनमें से अधिकांश लोग इतने लंबे समय तक जीवित रहे कि उन्होंने देखा कि परित्याग के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित हुआ। वियतनाम युद्ध के दौरान सेना छोड़कर भाग जाने को सार्वभौमिक रूप से कायरतापूर्ण कृत्य के रूप में नहीं देखा जाने लगा तथा कुछ हलकों में इसे राजनीतिक विरोध या नैतिक प्रतिरोध का एक रूप माना जाने लगा। 1960 और 8700 के दशक के शांति आंदोलनों ने भगोड़ों के साथ किए गए ऐतिहासिक कठोरता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सार्वजनिक धारणा में यह परिवर्तन 1987 में चरम पर पहुंच गया जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वियतनाम से भागे लोगों को माफी दे दी। यह इस बात की अंतर्निहित मान्यता थी कि भय, अंतरात्मा का संकट या किसी विशिष्ट युद्ध का विरोध सैन्य सेवा छोड़ने के लिए समझने योग्य कारण हो सकते हैं। यह रियायत एडी स्लोविक के लिए बहुत देर से आई, जिसे 12 वर्ष पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया था, लेकिन जिसने युद्ध की स्थिति में मानवीय जटिलता की समझ में एक महत्वपूर्ण विकास को प्रतिबिंबित किया। लेकिन जब ये भगोड़े चिकित्सा, सामरिक या प्रशासनिक कारणों से अपनी सजा कम करवाने में कामयाब हो गए, तो अमेरिकी सेना ने एक और भी अधिक असहज वास्तविकता को सहन किया। ऐसे सैनिकों का अस्तित्व जिन्होंने युद्ध अपराध, बलात्कार, कैदियों की हत्या, लूटपाट किए थे, फिर भी उन पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया या उन्हें कभी फांसी नहीं दी गई। एडी स्लोविक का मामला एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें न्यायिक तंत्र अत्यंत सटीकता के साथ चलाया गया। अन्य मामलों में चुप्पी, चूक या पदानुक्रमिक संरक्षण को चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम से कम 443 अमेरिकी सैनिकों को भगोड़ेपन के अलावा अन्य अपराधों, मुख्यतः बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। इनमें से 99 सजाएं वास्तव में लागू की गईं, बाकी को परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इन आंकड़ों के अलावा अमेरिकी सैनिकों द्वारा दुश्मन नागरिकों के विरुद्ध किए गए हजारों अपराधों पर कभी मुकदमा भी नहीं चला। यूरोपीय क्षेत्र में फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी में आगे बढ़ने के दौरान सैनिकों द्वारा सामूहिक बलात्कार के साक्ष्य मौजूद हैं। कुछ की रिपोर्ट स्थानीय महापौरों द्वारा तथा अन्य की सैन्य पादरी द्वारा की गई।
अधिकांश मामलों में संस्थागत प्रतिक्रिया न्यूनतम थी, प्रशासनिक स्थानांतरण या आपराधिक आरोपों के बिना सेना से निष्कासन। नॉर्मैंडी में डी-डे के बाद के हफ्तों में कई आंतरिक सैन्य पुलिस रिपोर्टों में यौन दुर्व्यवहार दर्ज किया गया। जुलाई 1944 के मित्र देशों की सर्वोच्च कमान के एक दस्तावेज में नागरिक आबादी के विरुद्ध आपराधिक आचरण के बढ़ते पैटर्न के बारे में चेतावनी दी गई थी, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी इनमें से केवल एक अंश मामलों में ही औपचारिक रूप से मुकदमा चलाया गया। पीड़ित अधिकतर ग्रामीण महिलाएं थीं। वे अंग्रेजी नहीं बोलती थीं, उनके पास कोई कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं था और उन पर शिकायत दर्ज न कराने का दबाव था। जर्मनी में तो आंकड़े और भी गंभीर थे। 1945 के अंत तक सामरिक सेवा कार्यालय ओएसएस और सेना के न्यायाधीश एडवोकेट जनरल के कार्यालय को मित्र देशों की सेना द्वारा नागरिकों के विरुद्ध किए गए अपराधों की 450 से अधिक रिपोर्टें प्राप्त हुईं, जिनमें से कई सबूतों के अभाव में दर्ज की गईं, हालांकि गवाह मौजूद थे। बिना किसी मुकदमे के मार डाले गए जर्मन युद्ध बंदियों का मामला भी एक क्रूर विरोधाभास प्रस्तुत करता है। कई अभियानों में, विशेष रूप से सिसिली, नॉर्मैंडी और आर्डेनेस में अमेरिकी इकाइयों द्वारा प्रतिशोध या प्रत्यक्ष प्रतिशोध के डर से आत्मसमर्पण करने वाले दुश्मन सैनिकों पर गोलीबारी करने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। कुछ अधिकारियों ने गोपनीय रिपोर्टों में युद्ध की अराजकता के दौरान इन हत्याओं की बात स्वीकार की। इनमें से अधिकांश घटनाओं को दबा दिया गया या उन्हें कार्रवाई में मारे गए के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया गया तथा इसके परिणाम स्वरूप कोई औपचारिक अभियोजन नहीं हुआ। इसके विपरीत स्लोविक का मुकदमा कानूनी रूप से दोष रहित था। उसे अपना बचाव प्रस्तुत किया गया। उसने स्वेच्छा से अपने इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर किए, उसे परिणामों के बारे में बताया गया और फिर भी वह अपने रुख पर अड़ा रहा। उन्होंने कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किया, किसी नागरिक या सैन्य कर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी संपत्ति को नष्ट नहीं किया तथा किसी भी ऑपरेशन में कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और ऐसा उन्होंने लिखित रूप में किया। विडंबना यह है कि इसी पारदर्शिता ने उनके विश्वास को पुष्ट किया। स्लोविक को क्यों फांसी दी गई जबकि अन्य लोगों को नहीं, जिनके कृत्य वस्तुगत रूप से अधिक गंभीर थे? इसका उत्तर परिचालन क्षेत्र में निहित है। उनकी फांसी अपराध की आनुपातिकता को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि उसकी सामरिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर दी गई थी। दिसंबर 1944 तक विशेष रूप से चरम मौसम की स्थिति में पैदल सेना इकाइयों में सेना छोड़ने की दर बढ़ रही थी। कमांडरों को तत्काल एक उदाहरण की आवश्यकता थी। स्लोविक एक आदर्श उम्मीदवार थे। उनका कोई आंतरिक सहयोगी नहीं था, कोई पदवी नहीं थी, उनमें मानसिक बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने अपने निर्णय को गुप्त नहीं रखा। इस बीच हिंसा या बड़े अपराधों के इतिहास वाले सैनिकों के पास पदानुक्रमिक सुरक्षा नेटवर्क था। उनके लिए काम करने के लिए सहकर्मी तैयार थे या फिर उन्हें गुमनामी का लाभ मिला। हालांकि स्लोविक ने अपना लिखित नोट प्रस्तुत करके अपने निर्णय पर हस्ताक्षर किए। वह दृश्यमान, पृथक और व्यय योग्य था। कई सैन्य इतिहासकारों ने बताया है कि स्लोविक की फांसी एक प्रतीकात्मक उपाय था, न कि संतुलित न्याय का कार्य। इतिहासकार विलियम मैनचेस्टर के शब्दों में, स्लोविक की मृत्यु उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण नहीं हुई, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण हुई। यदि अन्य लोगों को यह नहीं बताया जाता कि क्या होगा। यहां तक कि सेना के भीतर भी ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने निजी तौर पर इस निर्णय पर सवाल उठाए थे। उनमें से एक ने, जिसका उल्लेख 1946 के एक आंतरिक झांपन में गुमनाम रूप से किया गया था, लिखा था, हमारे पास कितने हत्यारे थे जिन्हें छुआ तक नहीं गया, और हमने एक ऐसे व्यक्ति को मार डाला जिसने केवल यह लिखा था कि वह डर गया था। स्लोविक मामले को जब उसी संघर्ष के दंडित न किए गए अपराधों के साथ देखा जाता है तो न्याय का तर्क नैतिकता से अधिक कार्यात्मक होता है। वह न तो अकेला दोषी था, न ही अकेला कायर, बल्कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो आवश्यक अनुशासनात्मक उदाहरण के ढांचे में पूरी तरह से फिट बैठता था। तकनीकी वैधानिकता, रणनीतिक संदर्भ और प्रशासनिक दृश्यता का यह संयोजन बताता है कि क्यों उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य लोग जो अधिक दोषी थे जीवित रहे। इसका इतिहास न केवल युद्ध संहिता की कठोरता को दर्शाता है, बल्कि युद्धरत सेना की चुनिंदा प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। जहां आसान, उपयोगी और उपयुक्त हो, वहां दंड देना।